जय श्री राम मित्रों, सभी को नमस्कार करते हुए पुनः एक बार मैं एक विषय को लेकर के आया हूँ। वो पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार और संरक्षण। पर्यावरण 4 प्रकार के होते हैं: वायु, भूमि, जल और ध्वनि प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण एवं उसका उपाय क्या है? बढ़ता प्रदूषण वर्तमान समय की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत समाज में तेजी से बढ़ रहा है। इस समस्या से समस्त विश्व अवगत तथा चिंतित है। प्रदूषण के कारण मनुष्य जिस वातावरण या पर्यावरण में रह रहा है, वह दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। कहीं गर्मी, कहीं अत्यधिक तो कहीं अत्यधिक ठंडा। इतना ही नहीं, समस्त जीवधारियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रकृति और उसका पर्यावरण अपने स्वभाव से शुद्ध, निर्मल और समस्त जीवधारियों के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, परंतु किसी कारणवश यदि वह प्रदूषित हो जाता है तो पर्यावरण में मौजूद समस्त जीवधारियों के लिए वह विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर देता है। ज्यों-ज्यों समस्त मानव का विकास होते जा रहा है, सभ्यता की विकास होते जा रही है, त्यों-त्यों पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती ही जा रही है। इसे बढ़ाने में मनुष्य के क्रियाकलाप और उसकी जीवन शैली काफ़ी हद तक जिम्मेवार है। कौन जिम्मेवार है? मनुष्य का जो क्रियाकलाप है, जो हमारे दैनिक दिनचर्या है, वो उसके लिए काफ़ी जिम्मेवारी है। हमारी जीवन शैली जो है उसके लिए काफ़ी जिम्मेवार है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य ने कई नए नए आविष्कार भी किए हैं, जिससे औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। जो शहरी क्षेत्र हैं बढ़ रहे हैं, लोगों का गांवों से पलायन हो रहा है शहरों की तरफ। शहरीकरण, नगरीकरण बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण है। वहाँ लोगों को रोजी रोजगार के दृष्टि से, पढ़ाई के दृष्टि से, यातायात की सुविधाओं के दृष्टि से, सुरक्षा के दृष्टि से ग्रामीण लोग नगर के तरफ पहुंच रहे हैं और नगर की जनसंख्याएं बढ़ रही है, निरंतर बढ़ रही है। हर नगर, छोटे छोटे जो पहले जिला मुख्यालय हुआ करते थे, अभी वो बहुत बड़े शहर के रूप में ले चुके हैं, नगर के रूप ले चुके हैं। तो एक समस्याएं यहाँ भी आकर के खड़ी होती है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि, मनुष्य दिन प्रतिदिन वनों को कटाई करते जा रहा है, और उसके लिए क्या हो रहा है कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ना अगल बगल में, काटे जा रहे हैं। वनों की कटाई निरंतर जारी है। मनुष्य दिन प्रतिदिन वनों की कटाई करते हुए खेती और घर के लिए ज़मीन पर कब्जा करते जा रहे हैं। अब वहाँ कब्जा कर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, जो जैव प्राणी है उनका उत्पात आपके यहाँ बढ़ते जाता है। अभी हाथियों का उत्पात, बंदरों का उत्पात लगातार नगरों में, कस्बों में देखा जा रहा है कि हाथी किस तरह से आए और तबाह मचा करके चल दिए। चीता, भेड़िया तक नगर में आ जाते हैं। बंदर आए दिन घरों में घुस करके सामान लूट के लेके भाग जाते हैं, किसी किसी पर घातक हमला भी करते हैं। इसका कारण है कि हम उनके घरों को पर कब्जा कर रहे हैं। वे हमारे घरों पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनके घरों पर जो कब्जा किए हैं उसी का परिणाम है कि वो हम पर हर क्रिया के बराबर और जो विपरीत प्रतिक्रिया होती है वही वो कर रहे हैं। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए रासायनिक खादों का भी प्रयोग उसी ढंग से बढ़ गया है। बहुत जगह तो उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो गया है, लेकिन भारत अभी रासायनिक खादों का प्रयोग करके अभी यहाँ का उत्पादन तो बढ़ रहा है,
लेकिन अमेरिका वगैरह में जो उपयोगिता ह्रास नियम है वो लागू हो गया है। अब वहाँ का उत्पाद चाहे जितना भी केमिकल दे लीजिए या आप उसका रासायनिक प्रयोग कर लीजिए, अब वहाँ उत्पाद बढ़ने वाला नहीं है। अब वहाँ का ग्राफ नीचे ही गिरेगा। इसका परिणाम क्या है कि भूमि जल प्रदूषित हो रहा है। गौर किया जाए तो प्रदूषण वृद्धि का मुख्य कारण मानव की अवांछित गतिविधियां हैं, जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करते हुए इस पृथ्वी को कूड़े कचरे का ढेर बना रही है। कूड़ा कचरा इधर उधर लोग फेंक देता है, वो भी एक कारण है। प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध हम दोहन कर रहे हैं, और कूड़ा कचरा फेंकने से क्या होता है कि जल, वायु और भूमि प्रदूषित हो रहा है, जो संपूर्ण प्राणी जगत के लिए हानिकारक है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत सबसे गहरे जल संकट का सामना कर रहा है, जहां 60 करोड़ से अधिक व्यक्ति पानी के अत्यधिक कमी से जूझ रहे हैं। यह संख्या देश के लगभग आधी आबादी के बराबर है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि 75% भारतीय परिवारों के बीच पीने के लायक पानी नहीं पहुंच पाता, जबकि 84% ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से पानी पीने लायक नहीं मिलता। जल गुणवत्ता को सूचकांक में कुल 122 देशों की सूची में भारत का 120वां स्थान है। देश का 70% जल दूषित होने के कारण प्रति वर्ष 2 लाख व्यक्ति की मृत्यु होती है। क्या आप जानते हैं मित्रों कि पानी क्या है? जल ही जीवन है, बिना पानी का सब सुन। पानी कहाँ और कैसे बनता है, उसकी कीमत क्या है? प्रति व्यक्ति की खपत प्रतिदिन कितने लीटर होनी चाहिए? प्रति व्यक्ति का पानी का खपत कितना लीटर है? तो 135 लीटर प्रति व्यक्ति का पानी का खपत एक दिन का है। एक बूंद पानी का कीमत कितनी होती है? एक बूंद पानी अगर हम प्रतिदिन बर्बाद करते हैं या बर्बाद हो रहा है तो 11,000 लीटर एक वर्ष में हो जाता है। अब 20 रुपये के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, पर लीटर पानी का रेट 20 रुपया पर लीटर है, तो 2.2 लाख रुपये हुए जो हम गंवा दिए। प्रकृति माँ है, हमारे आने वाली पीढ़ी को रक्षा करती है, सांस लेने वाली हवा को शुद्ध करती है। हमको सिर्फ उनकी रक्षा करनी है। I will take care at you, protect and let me live. अब आपका पास में एक मैं डाटा रख रहा हूँ। ये डाटा है कि कितने साल में कितने वृक्ष, कितने जंगल काटे गए, कितने बचे। तो 1985 में 26% काटे गए थे, बचे कितना? 74%। 2000 में 43% बढ़ करके हो गए, बचे कितना? 58%। 2005 में 50% जंगल काटे गए, बचा कितना? 50%। 2010 में कितना काटा गया? 56%, बच्चे कितना? 44%। और 2020 में 67% जंगल काटा गया, बचा कितना? 43%। अब आइए, पेड़ की उपयोगिता क्या है?
मनुष्य के जन्म लेते पहला कार्य और मृत्यु के अंतिम समय में क्या कार्य पड़ता है? बच्चा जब जन्म लेता है उस समय उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो मर जाता है। तो जन्म और मृत्यु दोनों टाइम में ऑक्सीजन की जरूरत है, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वृक्ष। तो पेड़ की जरूरत का आप इम्पोर्टेंस समझ लिए, कितना इम्पोर्टेंस पेड़ की है, पेड़ की उपयोगिता कितनी है, ये समझ में आ जानी चाहिए। APJ अब्दुल कलाम ने एक 12 साल की बच्ची को देशभक्त के लिए क्या कहा था? बोले थे कि अगर देशभक्ति करना है तो पेड़ लगाओ। जोधपुर की एक महिला ने पेड़ बचाने के लिए अपने 3 बेटियों के सहित 30 और औरतों का गर्दन कटवा दी। कहा जाता है कि अगर शीश काटने से भी पेड़ बच जाता है तो पेड़ बचाओ। उस औरत का नाम अमृता देवी था, जो पहले धमकाने के बाद वहाँ के प्रशासन, वहाँ का जो तंत्र था, माफिया तंत्र था, लेकिन वो पेड़ नहीं कटने दी, अपनी बेटियों को कट जाने दी, अपने कट गई, अपना सहेलियों को कट गई, लेकिन पेड़ वहाँ बचा। उसमें बोलते हैं कि उस गांव में 363 लोग पेड़ बचाने के लिए अपना बलिदान दिए थे। बच्चे जब धरती पर आता है तो उसे रुलाने के लिए रुलाया जाता है, क्योंकि उस समय उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अब आइए एक आंकड़ा मैं और देता हूँ कि पेड़ कितने चाहिए। तो एक व्यक्ति पर 422 पेड़ होने चाहिए। जो पूरा विश्व का मैं एक आंकड़ा दे रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा। जो ग्रीनलैंड में 4964 है वहाँ प्रति व्यक्ति पेड़, कनाडा में 10,163, ऑस्ट्रेलिया में 3,266, यूनाइटेड स्टेट में 699, फ्रांस में 203, इथियोपिया में 143, चाइना में 130, यूके में 47 और भारत में मात्र 28 पेड़ हैं, 28। सोचिए हम कहाँ हैं, कितनी हमारी आवश्यकताएं हैं, हम कहाँ खड़ा हैं। हम जंगल काट रहे हैं और जानवरों के घर में घर बना रहे हैं, उनका उत्पात आए दिन हम पर होती रही है। हम कहते हैं कि सिर काटने के बाद भी कोई वृक्ष बच जाए तो भी वह अच्छी है। और अमृता देवी जो महिला राजस्थान में पेड़ बचाने के लिए कुर्बान हुई, उसको नमन करना चाहिए, उसको सैल्यूट करना चाहिए। अब डेथ ऑफ इमरजेंसी। डेथ ऑफ इमरजेंसी क्या है? मृत्यु के लिए, शव को जलाने के लिए, सौदाह के लिए कितने पेड़ काटे जा रहे हैं? आप अनुमान से बता सकते हैं कितने पेड़ काटे जा रहे हैं? दो करोड़ हर साल, लिख लीजिएगा कहीं, 2 करोड़ हर साल पेड़ काटे जाते हैं सौदाह के लिए, शव को जलाने के लिए। कितनी आवश्यकता है हमारी पेड़ का इस जीवन में, और उसका बचाव कैसे होना चाहिए, इसलिए हमको उस विषय पर भी सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शव है वो विद्युत के द्वारा जलाया जाए या गायों की ओपलों का प्रयोग किया जाए, पेड़ को संरक्षित किया जाए। पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1.5 करोड़ हर साल लोग मरते हैं। अब 18 प्रकार की वाटिकाएं हमारे के यहाँ धार्मिक वाटिकाएं बनाई गई हैं हिंदू धर्म के अनुसार से, और कुरान में 9 प्रकार के पेड़ हैं।
जैसे कुरान में रेयान भी कहते हैं तुलसी को। यहाँ लोग बोलता है कि मुस्लिम तुलसी का विरोध करता है, लेकिन उस वाटिका में भी उनके यहाँ नौ में एक तुलसी है जिसको लोग रेयान कहता है, रेयान नाम से है। हमारे के यहाँ ऐसे तुलसी 28 प्रकार की तुलसी हमारे के यहाँ होती है। अब 5 ज पर हम आते हैं। 5 ज मतलब जल, जमीन, जंगल, जानवर और मानव की जनसंख्या। तो जल यहाँ 2% है, जंगल 82%, जानवर 13% और मानव की जनसंख्या 1% है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो यहम पृथव्या, ये धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। धरती माता हमारे जीवन के अस्तित्व का एक प्रमुख आधार है, हमारा पोषण करती है। सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम। गुरु नानक देव जी ने कहा था कि पवन गुरु पानी पिता माता धरती, यही प्रकृति है। उन्होंने इसका उल्लेख गुरु ग्रंथ साहब में किया है। देखिए हमारी प्रकृति के प्रति कितना अच्छा दृष्टिकोण था, जो गुरु नानक देव जी ने भी इसका वर्णन अपने गुरु ग्रंथ साहब में किए हैं। क्या है? पवन गुरु है, पवन गुरु पानी पिता और माता धरती है। क्या सोच था हमारे महर्षियों का। सर्वेषाम अविरेधेन सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी सर्वमान सर्वग्राह आत्मवत् सर्वभूतेषु की अगर परिकल्पना होगी तब हम पर्यावरण को बचा सकेंगे। कहा है कि 10 कूप समावापी 10 वापी समुद 10 छिद्र समपुत्र 10 पुत्रो समुद्रम। हालांकि 10 कुआं के बराबर एक बावड़ी होती है, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। हम कहते हैं कि एक भी संतान नहीं है। अगर हर व्यक्ति 10 पेड़ लगा दे, 10 पेड़, पौधा नहीं पेड़ लगा दे 10 पेड़, तो एक पेड़ के बराबर 10 पुत्र। अगर हम 10 पेड़ लगाए हैं तो कितना हो गया? 100 पुत्र। हमारे 100 पुत्र हो गए। हर व्यक्ति को कम से कम अपने जीवन में 10 पेड़ अवश्य लगाने चाहिए। ऐसे पर्यावरण का क्रमिक इतिहास का विकास की दृष्टि से देखा जाए तो सृष्टि के क्रमिक विकास के 4 अवस्था थी। पदार्थ अवस्था अर्थात जमीन जल आदि, प्राण अवस्था अर्थात पेड़ पौधे आदि, जीव अवस्था अर्थात जानवर पक्षी आदि, ज्ञान अवस्था अर्थात मानव। अब बात उठती है कि नदियों तालाबों के जल एवं भूमिगत जल के तो मनुष्यों ने प्रदूषित किया ही है। प्रदूषित करने में इसने सागर समुद्र को भी नहीं छोड़ा। सागर किनारे कई स्थानों पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिसके चलते वहाँ किनारे किनारे छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों वाली बस्ती हो गई है। रोजी रोजगार के लिए लोग बना लिए हैं, जा कर के वहाँ छोटी बस्तियाँ बस गई। वहाँ के लोग का जीवन यापन पर्यटकों के विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ बेचकर होती है। उन बस्तियों में किसी प्रकार का शौचालय आदि की व्यवस्थाएं नहीं है, वो हर चीज़ समुद्र में ही फेंकते हैं, जिसके कारण बस्ती के लोग सागर के पानी में शौच करते हैं तथा घर के कूड़े कचरे को भी सागर के जल में ही बहा देते हैं। सागर का जल भी प्रदूषित हो गया है। जो पहले हम
विषय रख चुके हैं कि अगला विश्व युद्ध किसके चलते होगा? पानी के चलते। प्रश्न आया है कि अगला विश्व युद्ध किसके चलते होगा? पानी के चलते, जो अभी देखने को भी मिल रहा है। मित्रों, पानी का संरक्षण हम विविध उपायों से कर सकते हैं। हम हर मेथड को अपना करके पानी को बचा सकते हैं, चाहे वो वर्षा की जल संग्रह हो। वर्षा का जल को अगर हम संरक्षित करते हैं तो 1 साल के लिए, 6 महीना के लिए पीने का पानी उससे हमको उपलब्ध हो जाता है। और नहीं तो पानी बर्बाद होकर के नदियों के द्वारा, नालों के द्वारा नदियों में और नदियों के द्वारा समुद्र में चल जाता है, जिसके चलते समुद्री जल स्तर बढ़ रहे हैं और भूगर्भीय जल स्तर घट रहे हैं, क्योंकि सभी नाले पक्के के हो गए हैं। कहीं भी मिट्टी में पानी का शोषण का जगह नहीं है। पानी नालों के द्वारा जाती है नदियों में और नदी के द्वारा समुद्र में पहुंच जा रही है। दूसरा उपाय एक कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति घर में आता है तो हम क्या करते हैं, 1 गिलास पानी ले जाकर रख देंगे। उस व्यक्ति का पीने का मन है कि नहीं है, नहीं पीने का मन हुआ तो 2 घूंट पिया, पानी रख दिया, वो पानी वेस्ट चला जाता है। या फिर नहीं चाहते हुए ज़्यादा पानी पी लिया तो बार बार बाथरूम जाएगा, तो वहाँ बाथरूम जाने के बाद में वो फ्लश चलाता है, तो यहाँ पानी का भी दुरुपयोग हुआ। बाथरूम गया, इसके बाद में फ्लश चलाया, वहाँ पानी का भी दुरुपयोग हुआ, तो पानी बर्बाद हो रहा है। और आपको एक जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम उसका मुद्रा में आकलन करें, वो आधे गिलास पानी का मुद्रा में आकलन करें, तो संपूर्ण भारत भर में 150 करोड़ रुपया का जल होता है। वैसे 1 साल में 150 करोड़ रुपया का जल बर्बाद होता है, वो 1 गिलास पानी देने के चलते। बंधुओं, दूसरा बात उठता है जल संरक्षण। तो जाने एक आंकड़ा और आपको पास में रख रहा हूँ कि चेरापूंजी सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ, लेकिन वहाँ जल प्रबंधन नहीं है। वहाँ 11 से 13 मीटर तक जल होता है। मन समझ लीजिए कि 3 मंजिला के बराबर में वहाँ बारिश होती है, लेकिन वो सारा बारिश कहाँ चल जाती है? नालों के द्वारा नदियों में, नदियों के द्वारा समुद्र में। वहाँ जल प्रबंधन की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहाँ पानी की किल्लत रहती है। पानी की बहुत दिक्कत है चेरापूंजी में, उतना वर्षा होने के बावजूद भी। इसका मतलब है कि वहाँ के लोग जागृत नहीं हैं, वहाँ जल प्रबंधन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और आप एक और उदाहरण ले लीजिए, वहीं जैसलमेर एक जगह है, भारत में ही राजस्थान में पड़ता है। वहाँ 3 मीटर सबसे कम वर्षा होती है। पूरा भारत में सबसे कम वर्षा जैसलमेर में होती है, 3 मीटर मात्र। और वहाँ सारा काम व्यवस्थित होता है, क्योंकि वो लोग जल संरक्षण व्यवस्था हर तरह का वहाँ व्यवस्था लोग कर लिया पानी का। वहाँ पानी की कभी भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वहाँ का प्रबंधन जल के लेकर के बहुत बढ़िया है, और जल जीवन है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। अब एक विषय को छोड़कर करके पॉलीथीन जो है, पूछे कि भाई भूत आपके घर में रोज आता है, तो भूत तो आता है। अब भूत किस रूप में आता है? आप जो सब्जी पॉलीथीन में, वेस्ट पॉलीथीन में लेकर के जो आते हैं, आप जो दूध लेकर के आते हैं, या अन्य सामान पॉलीथीन में जो लेकर के आते हैं, वो पॉलीथीन के रूप में आपके यहाँ भूत आता है और आपका नष्ट करके फिर वहाँ से चला जाता है। मित्रों, प्लास्टिक पॉलीथीन जो हमारे घर में किसी भी माध्यम से आ रही है, हमारा नुकसान पहुंचा रही है। एक दिन में संपूर्ण देश में 1 लाख टन गुटके का जो कोना और दूध का कोना जो होता है वो जमा होता है। 1 लाख टन दूध पॉलीथीन के कोने से जमा होता है, जो 1000 साल तक गल नहीं सकता है। 1000 साल तक गलेगा नहीं। उसका परिणाम क्या होगा? छोटा छोटा कोना को तो हम संग्रहित भी नहीं कर सकते, उसको डस्टबिन में भी नहीं रख सकते कहीं करके। तो क्या होता है कि हमारे नलियों के द्वारा चल गया समुद्र में, पानी में, अभी नदी के द्वारा चल गया समुद्र में। अभी जलीय जीव 250 प्रकार की जलीय जीव
समाप्त हो चुके हैं इस धारा से। उनकी अस्तित्व मिट गई और प्रजाति ही समाप्त हो गई, क्योंकि वहाँ जाता है निगल लेता है। व्हेल मछली तक पर संकट है। व्हेल मछली पर भी संकट है, वो भी निगल जाती है डायरेक्ट, उसको समाप्त हो चुकी है 250 प्रजातियां। अतः उसको कटिंग को इधर उधर नहीं फेंकें, एक जगह रखें कहीं और उसको जला देने का प्रयास करें, उसको नष्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि वो रिसाइकिल भी नहीं हो पाएगी या नहीं कोई कहीं से पकड़ में पाएगा। इसलिए मानवता का उपयोग करते हुए उसे जलाने का कष्ट करें, उसे नष्ट करने का कष्ट करें। या फिर एक उपाय और है, एक प्लास्टिक की साफ बोतल ले लें और बोतल में उसको डालते जाएं। कोई भी पॉलीथीन हो, वेस्ट पॉलीथीन कोई भी हो, एक प्लास्टिक का, कोको कोला का, थम्स अप का, जिसका भी बोतल है उसको ले लें और धो करके उस पॉलीथीन को साफ करके और उसमें डालते जाएं। थोड़े दिन में क्या देखेंगे कि वो एक ब्रिक बन गया, और उस ब्रिक को आप सजावट में, फर्नीचर में या बाउंड्री वॉल में यूज कर सकते हैं। बाउंड्री वॉल देने में भी उसको यूज कर सकते हैं। तो एक तो हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा और दूसरा उसका उपयोग भी हो जाएगा। दोनों काम हम कर सकते हैं। अभी एक आंकड़ा और आप देखें, हमारे देश में 10 लाख बोतल पर मिनट फेंके जाते हैं, जो नदियों में, समुद्रों में पहुंचते हैं। कुछ को तो पकड़ करके, कुछ को चुन करके उसको रिसाइकिल करता है, बाकी सब पानियों में तैरते हुए समुद्र इस क्षेत्र में चले गए हैं। एक आंकड़ा और देता हूँ, मेरे यहाँ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन अमेरिका में 110 kg पर व्यक्ति पॉलीथीन का यूज करता है साल में, लेकिन वहाँ हाहाकार नहीं है। वहाँ, क्योंकि वहाँ का प्रबंधन है, पॉलीथीन का जो उपयोग है किए और उसके बाद में वहाँ उसको सुरक्षित गला दिए या जला दिए, या उस टाइप की उनके पास में मशीनें लगी हुई है। अपने यहाँ व्यवस्था नहीं रहने के कारण हम मात्र 11 kg पॉलीथीन का उपयोग करते हैं साल भर में। एक भारतीय 11 kg पॉलीथीन का उपयोग करता है, इसके बाद में हाहाकार है। और वहीं अमेरिका 110 किलो प्रति व्यक्ति उपयोग करता है, लेकिन वहाँ हाहाकार नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों में अवेयरनेस है, वहाँ के लोग जागरूक हैं, इधर उधर नहीं फेंकते हैं। एक जगह जमा किए, उसको फिर रिसाइकिल कर दिया गया या उसको जला दिया गया। और हमारे यहाँ हाहाकार है। तो इस पर हम लोग को ध्यान देने की बात है कि हम सही से इसका उपयोग करें। अब इसका समाधान क्या है? पहला समाधान है कि दृष्टिकोण सही रहना चाहिए, उसके प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, आचरण उसके प्रति सही बनाना चाहिए, केमिकल फ्री जीवन जीने का कोशिश करना चाहिए, पेस्ट, साबुन के प्रति थोड़ा सा उदासीनता बरतनी चाहिए, क्योंकि 1 ग्राम, अगर सोचिए कि 1 ग्राम भी पेस्ट के माध्यम से, साबुन के माध्यम से, सर्फ के माध्यम से 1 ग्राम भी अगर हम केमिकल का यूज करते हैं, चाहे लिपस्टिक हो, साबुन हो, सोडा हो, जो भी हो, उसकी मदद से 1 ग्राम भी अगर हम यूज करते हैं तो हमारी जनसंख्या कितनी है? 1.5 अरब। सोच लीजिए, आप उसी से गणना करके देख लीजिए कि हम कितना केमिकल का यूज पर डे कर लिए। तो हमको उसमें साबुन के जगह पर रीठा या और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा झाग नहीं देते हैं, ज़्यादा पानी का बर्बाद नहीं हो, ज़्यादा उसमें ही नहीं आए, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। या घर में बनाया हुआ, घर में कोई सामान का यूज कर सकते हैं।
तो उससे एक तो केमिकल का यूज नहीं होगा, दूसरा जो पानी का भी हमारी बचत होगी। घर का पानी घर में, अगर घर का पानी कचरा प्रबंधन करें, घर में नर्सरी लगाएं, उसमें डालें, आरओ से जो पानी निकलता है उसको संग्रहित करें, उसमें डालें, कोई पौधा में डालें, कहीं बागवानी में डालें, तो घर का पानी घर में। नर्सरी लगाएं, छोटे बच्चों के समान उसको पालें, बताएं और बच्चों को बताएं कि ये पानी इसमें डालो, पानी को वेस्ट नहीं करो, बच्चों में आदत डालें कि पानी में बर्बाद नहीं करें। बिजली का खपत जहाँ तक हो कम करें। मित्रों, अब तक 6 बार प्रलय आ चुका है, 7वां जारी है। 6 बार प्रलय सृष्टि पर आ चुका है, 7वां जारी है, याद रख लीजिए। क्योंकि अब तक हर 7वां दिन एक प्रजाति खत्म हो रही है इस धरती से। हर 7वां दिन एक प्रजाति इस धरती से खत्म हो रही है। अब मेरा कब बारी है, इसका इंतज़ार कीजिए। इसलिए पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, उसके लिए हर तरह के प्रयास करें। और इसके लिए हमारे पास में भारतीय सभ्यता में पंचभूत बहुत बड़ा औषधि है, जिसको हम लोग कहते हैं कि क्षितिजल, पावक, गगन समीरा। मित्रों, 1 करोड़ एसी लगभग पूरे देश में है। यह हवा से जल खींचती है, हवा को शुष्क बना रही है। और देखिए पानी एसी ऊपर में लगा हुआ है, पानी कहाँ से आया? पानी तो हम डालते नहीं उसमें, वो हवा से जो जल है उसको खींच रहा है और पानी देखिएगा कि नीचे जमा हो रहा है, तो हवा को शुष्क बना रहा है। और हवा जब शुष्क हो जाएगी तो वह प्रलय का पूर्ण रूप से इंतजाम हो गया, प्रलय आना शेष है। और पूरा भारत में 1 करोड़ एसी पूरे भारत में है। यह हवा से ही जल खींचती है और पानी नीचे जमा करती है। जब हवा शुष्क हो जाएगी तो प्रलय निश्चित है। मित्रों, पानी पर एक शोध हुआ, एक देश के वैज्ञानिक ने शोध किया। पहले अपने के यहाँ कहा जाता था कि पानी पढ़ करके फेंक दीजिए तो तुरंत ठीक हो जाएगा, पानी पढ़ देने को फेंक दिया तो लोग जल गए। तो एक वैज्ञानिक उस पर शोध किया पानी पर, और जिस वातावरण में पानी को रखा, कहीं धार्मिक बज रहे थे, कहीं कुकृत्य हो रहा था, कहीं कुछ गाली गलौज हो रहे थे, कहीं कुछ अलग, तो जहाँ जहाँ का जो वातावरण रहा, पानी वही रूप ले लिया। भरा बोतल रखा था और देखा कि जो जहाँ जिस तरह की बातें हो रही है उस पानी उसी तरह के रूप लेते जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि भारत के लोग जो बोलते थे कि पानी पढ़ करके फेंक देने से मानव जल जाता है, यह सच्चाई है। इसके लिए हमको IQ, EQ और NQ, SQ सारे को ठीक करने होंगे। अब EQ, जो मनुष्य इमोशनल नहीं होता, IQ बहुत बढ़िया होने वाला भी बहुत बढ़िया नहीं हो सकता, NQ सामाजिक भूति, हम दूसरों के दुख में अपना दुख देखें, इमोशनल इक्वेशन होना ज़रूरी है। MQ अगर हम सिर्फ इमोशनल नहीं होगा तो ऊपर वाले जो दोनों हैं EQ और NQ हमको खा जाएंगे। स्पिरिचुअल कुशन यह केवल भारत में ही है। एक मैं छोटी सी कहानी सुना दे रहा हूँ कि एक जगह एक संत तपस्या कर रहे थे और
वो तपस्या उनकी वाटिका में एक मोलेसरी का बहुत बड़ा पुराना वृक्ष था, बहुत पुराना वृक्ष था मोलेसरी का, और उसी के नीचे वो बैठ करके शुरू से ही तपस्या कर रहे थे। वहाँ एक सभागार, एक हॉल बनाने की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि इस मोलेसरी के वृक्ष को छोड़ दीजिए, बाकी आप लोग अलग बना लीजिए। लेकिन नहीं, कोई माना, बोला कि नहीं, साइंटिस्ट लोग जो थे उनका जो बोले कि नहीं, इस वृक्ष को हटाए बिना काम नहीं हो सकता है। तो पंडित जी बोले कि अच्छा ठीक है, कुछ हुमाद शकील और धूप वगैरह ले आइए, अगरबत्ती को ले आन करके रखिए यहाँ। पंडित जी गए और उस मोलेसरी वृक्ष के पर हाथ जोड़ करके प्रणाम किए, अगरबत्ती दिखाए, दीपक जलाए और कहे कि हे मोलेसरी देव, आपके साथ में बहुत दिन तक रहा, बहुत पल बिताया, आप क्षमा करेंगे, आपके लिए मैं एक यहाँ मंदिर बनवाऊंगा, आपके नाम से एक मंदिर होगा, आप इस जगह को खाली कर दीजिए। मित्रों, आश्चर्य की बात रही है कि अगला दिन वो पेड़ सूख गया। अगला दिन गया लोग तो देखा कि वो पेड़ सूख गया। सभी चेलाए बोले करे तो पेड़ तो सूख गया। बोले हाँ, आप लोग जो बोले थे, मैं विनती किया और ऋषि यहाँ से निकल लिए। तो उस जगह पर मोलेसरी हॉल, मोलेसरी देवता के नाम से वो अभी भी वहाँ उनका एक मंदिर बनवाए हैं, उसी बीच में बना हुआ है। तो कहने का मतलब कि वृक्ष भी हमारे बातों को सुनते हैं। अब बचाव का कुछ छोटे छोटे उपाय आप लोगों के सामने रखता हूँ। जैसे किचन वेस्ट का जो है घरों में ही ऑर्गेनिक खाद बनाने का उसका उपयोग करें। किचन वेस्ट इधर उधर मत फेंकें, उसको कुछ दिन तक रख दें, वो गल जाएगा, सड़ जाएगा। जो आपके यहाँ बगीचे हैं या छोटा छोटा बागवानी लगाए हैं उसमें डाल दीजिए, वो आपको खाद का काम करे। बहु मंजिली जो हाँ इमारतें हैं वहाँ वर्टिकल गार्डन, हैंगिंग गार्डन, वॉल गार्डन विकसित करना चाहिए दीवारों पर। ठोस कचरा प्रबंधन, हरित घर, प्लास्टिक की खाली बोतलों एवं पॉलिथीन को इको ब्रिक्स बनाने जैसे नवाचार को खोजना अपनाना चाहिए। आर अपनाएं, 3 आर अपनाएं। क्रम प्रयोग, पुनः चक्र, पुनः उपयोग। पैदल या साइकिल का प्रयोग ज़्यादा करें। पृथ्वी पर कार्बन फुटप्रिंट या भार कम कर सकते हैं। कुछ वस्तुओं को 3R के माध्यम से प्रयोग कर हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन 26% तक कम कर सकते हैं। केमिकल, पेस्टिसाइड और इंसेक्ट रिपेलेंट्स के स्थान पर हम इको फ्रेंडली रसायनों का प्रयोग करें। धुआं छोड़ने वाली रसायनों के स्थान पर बिजली, सोलर, सौर ऊर्जा वाले ग्रीन एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ऋतु चक्र बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता कोरोना जैसी महामारियों से मनुष्य जीवन को सुरक्षा एवं सहयोगी होगी। पर्यावरण के सुरक्षा में उठाया गया एक कदम हमारी स्वयं की सुरक्षा में उठाई गई कदम है। अपना भोजन स्वयं उगाएं। किचन गार्डन, छत, बागवानी में बगीचे, पोषण वन आदि के माध्यम से खाद्य पदार्थों के प्राकृतिक एवं शुद्ध परिवेश उगाना। जो भी सामान प्रयोग से पहले उनकी पर्यावरण अनुकूलता की जांच करना। अब उसके लिए कार्य पद्धति क्या है? 3P: पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक पार्टिसिपेशन और पब्लिक मूवमेंट। अब उसमें होता है क्या कि पर्यावरण के दृष्टि आपका दृष्टिकोण कैसी होनी चाहिए? हाउ आर वी लुकिंग एट इट? अब विषय आता है कि सबसे पहले का तो सर्वस्पर्शी होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, सर्वग्राही होना चाहिए और निर्विरोध होना चाहिए।
जहाँ जो कि पर्यावरण का हर विषय को स्पर्श करे, वो सर्वव्यापी। सर्वव्यापी मतलब समाज के लिए काम करने वाला, सर्व समाज के लिए जब काम करे वो सर्वव्यापी। सर्वमान, सर्व समाज की मान्यता हो ऐसा। सर्वग्राही, सब कुछ ग्रहण करने वाला। निर्विरोध, जिसमें कोई बाधाएं या रुकावट न हो। कहने का मतलब कि पेड़, पानी और पॉलीथीन, पानी बचाएं, पेड़ लगाएं और पॉलीथीन से बचें। ये 3 पर ध्यान देना चाहिए, ध्यान दीजिए तो पर्यावरण बच सकता है, मानव जीवन बच सकता है, जैव समुदाय बच सकता है। ये 3 पी, पेड़, पानी और पॉलीथीन। इसके प्रति समाधान वही है कि दृष्टिकोण जो है वो सही रखें, संवेदनशीलता रखें और एटीट्यूड को सही रखें, आचरण को सही रखें। और इसका मात्र भारत के ही लोगों के पास इसका उपाय है संरक्षण का, और भारतीय ही जानते हैं कि पर्यावरण कैसे बचाया जा सकता है, पर्यावरण कैसे स्वच्छ रखा जा सकता है। रामायण तथा अन्य धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद, वन, नदी, जीव जंतु, पशु पक्षी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। हमारा धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं उसमें वन, नदी, जीव जंतु, पक्षी का भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। चाहे छिपकली हो तब, चाहे गरुड़ राज हो तब। पहले ही हम कहते हैं गंगा च जमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं करु। सभी नदियों का नाम लेते हैं। पक्षियों में हम लोग गरुड़ को इतना महत्व दिए हैं क्योंकि वो पर्यावरण का साफ करने वाला प्रजाति है। कहीं भी मांस का लोथड़ा मिल जाए, कोई भी गंदा चीज़ मिल जाए, उसको गरुड़ गिद्ध ही साफ करता है। तो आप कोई जानवर फेंक दीजिए, दूसरा कोई नहीं आएगा, लेकिन गिद्ध वहाँ जुटेंगे और उसको पूरा खा करके वहाँ से, या और तरह की जो प्रजातियां हैं। इसलिए गरुड़ महाराज का भी हमारे यहाँ बहुत महत्व है, यहाँ तक कि हम भगवान विष्णु का वाहन भी मानते हैं। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तुलसी का पौधा स्वयं विष्णु प्रिय के रूप में पूजी जाती है। संतान प्राप्ति के लिए लोग बरगद की पूजा करते हैं। चंदन की लकड़ी चीता से लेकर माथ्या को सजाने तक का काम में आती है। हमारी संस्कृति में नीम को पूर्ण चिकित्सक माना गया है। आंवले को पूर्ण भोजन, पीपल को शुद्ध वायुदात्री और पाकड़ और बट के युग्म को जल संग्राहक और बट वृक्ष पूर्ण घर माना गया है। मित्रों, कहने का मतलब है कि पर्यावरण बचाना, वृक्ष बचाना, वृक्ष लगाना, दोनों नहीं कि वृक्ष एक तरफ से काटे एक तरफ से लगाए, नहीं, वृक्ष को बचाना और वृक्ष लगाना दोनों मेरा धर्म है, यही मेरा कर्म है। क्योंकि सभी प्राणियों में, चाहे जड़ हो चेतन हो, यहाँ तक कि पत्थर में भी हम भारतीय किसी न किसी रूप में भगवान देखते हैं, गॉड देखते हैं। इसलिए हमें सबका संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ चिट्टी को भी दाना देने की प्रथा है। हम जानते हैं कि सर्प काटने से हम मर जाएंगे, फिर भी उसको दूध पिलाने की प्रथा हमारे यहाँ है। तो हमारे ऋषि मुनि त्याग के भावना से जिंदा रहे हैं।
देवासुर संग्राम की वर्णन आती है। दधीचि ऋषि अपना पूरा शरीर त्याग दिए और उनके हड्डियों से देवासुर संग्राम लड़ी गई, तब जाकर के धारा बची, नहीं तो असुरों की होती। भगवान शंकर, अभी सावन मास चल रहा है, समुद्र मंथन के बाद जो विष निकला धारण कर लिए, गला से नीचे नहीं उतरने दिए, वो नीलकंठ हो गए, त्याग किए। तो ये त्याग और तपस्वियों की धरती है। यहाँ आदिकाल से दूरदर्शी ऋषि मुनि वैज्ञानिक के रूप में रहे हैं और हर जीव का कैसे पोषण हो, हर वनस्पति का कैसे पोषण हो, चाहे पीपल का पेड़ में जल डालने की प्रथा है, तुलसी में जल डालने की प्रथा है, बट पूजा की प्रथा है, तो कैसे संरक्षण हो उसको धर्म से बांधा और धर्म से बांध करके लोगों को बताया गया कि इसका प्रयोग करना चाहिए। वो कहीं न कहीं विज्ञान से जुड़े हुए थे। मैं इतना ही कहकर करके अपना वाणी को विराम देता हूँ। एक बार शांति मंत्र के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।